Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But again, the same advice before you try to attempt these questions, try to go through today's daily news analysis because all of the questions have been created from there only. Okay, so let's look at the first question. Which ministry holds the largest share of land owned by the government of India? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में अगर हम मिनिस्ट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो किस मिनिस्ट्री के पास सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग है? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि इंडिया के अंदर में अगर मैं मिनिस्ट्री वाइज जाऊंगा तो सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग जो होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास पे होगी. सेकंड नंबर पे इट वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. सो द करेक्ट आंसर फर्स्ट इज गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन फॉर हैविंग सिग्निफिकेंट ग्लोबल लैंड ओनरशिप? सो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास में बहुत सारी ग्लोबल लिखा है, आई थिंक यहाँ पे इंडियन होना चाहिए, सॉरी, इंडियन लैंड ओनरशिप है. सो उसके अंदर में अगर मैं लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे जाऊंगा सो इट वुड बी कैथोलिक चर्च विच वुड बी फर्स्ट एंड सेकंड वुड बी वक्फ बोर्ड. ओवरऑल ये फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन होल्ड करते हैं. सो करेक्ट आंसर फॉर 2 इज गोइंग टू बी ए ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड एंड रेटिफाइड द आईबीसीए ट्रीटी? सो एक तो आईबीसी का फुल फॉर्म ही आपको पता होना चाहिए तो तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे. और यहां पे मैंने आपसे पूछा है कि कौन सी कंट्रीज जिन्होंने को इस आईबीसीए ट्रीटी को साइन और रेटिफाई करा है. सो द 3 एग्जांपल्स हियर, इंडिया, सोमालिया, इस्वातिनी. तो ये एक आपकी अफ्रीकन कंट्री है. अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज वन मोर कंट्री. इफ यू नो द नेम, ईदर वॉच द डेली एनालिसिस और यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. तो ये तीनों कंट्रीज ने इसको साइन और रेटिफाई करा है. अपार्ट फ्रॉम दैट फोर्थ कंट्री जो आप आपके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. सो थर्ड का आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड? इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी से ही हमारा मतलब रहता है, हमें एक्चुअल प्रोडक्शन से मतलब नहीं है. इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी की अगर हम रैंकिंग देखते हैं तो टॉप पे आपका चाइना आता है, सेकंड पे यूएस है एंड थर्ड पे इंडिया आता है. सो वी नो दैट द कंट्री विद द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी इज गोइंग टू बी चाइना. सो करेक्ट आंसर फोर्थ इज गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी? सो किस इंडियन स्टेट की लार्जेस्ट सोलर कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? सो वी नो दिस कि राजस्थान वो स्टेट है जिसके अंदर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है. इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो सोलर पार्क भी है वो भी राजस्थान के अंदर में ही लोकेटेड है. विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली. द भदला सोलर पार्क, इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो भदला सोलर पार्क जो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क है वो राजस्थान के अंदर में ही लोकेटेड है. सो 6 का आंसर हो जाएगा फिर से बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Who are the 2024 नोबेल प्राइज विनर्स इन इकोनॉमिक्स? सो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है. सो अनलेस आपने अगर इन तीनों के नाम पढ़े हैं तभी आप इसको कर पाओगे. और इसके अंदर में अगर आप ऑप्शंस को भी गो थ्रू करोगे तो यू विल आइडेंटिफाई कि कई जगहों पे नाम रिपीट हो रहे हैं. सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली द 3 पर्सन जिन्होंने इस अवार्ड को विन किया है. सो जो 3 लोग हैं जिन्होंने अवार्ड विन किया वो है डैरन ए स्मोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन. सो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. 8 क्वेश्चन पे आते हैं. फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन द 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज अवॉर्डेड? 24 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है, ये किस कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोवाइड करा है? सो वी हैव डिस्कस दिस कि इन तीनों लोगों को ये पर्टिकुलर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है जिससे बिकॉज दे हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई द कनेक्शन बिटवीन प्रॉस्पेरिटी एंड हाउ अ पर्टिकुलर कंट्री और इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ कंट्री आर परफॉर्मिंग. सो by that particular logic we can see the option C provides you the same explanation only for studying how institutions are formed and affect prosperity. That is the reason why 2024 Nobel Prize in Economics was provided to 3 persons. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. इन विच ईयर वॉज द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूटेड? सो आपके ऑप्शन में ऑप्शन ए है 1901, बट वी नो कि नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स आपके 1901 में इनिशिएट नहीं हुआ था. और ये पर्टिकुलर अवार्ड है जो सबसे लेटेस्ट एंट्रेंट है इस पर्टिकुलर नोबेल प्राइज के अवार्ड्स का. इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1968-69 में पहला नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स प्रोवाइड किया गया था. सो द करेक्ट आंसर फॉर 9th इज गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स? सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इनमें से 2 लोग हैं जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के आपके अवार्डी रह चुके हैं एंड ओनली वन ऑफ दोस 2 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द डेली न्यूज एनालिसिस. ओनली वन ऑफ दोस 2 इज एक्चुअली अ इंडियन सिटीजन, द अदर इज एक्चुअली एन अमेरिकन सिटीजन. सो द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट इंडियन एंड द ओनली इंडियन नॉट इंडियन origin but Indian citizen to win Nobel Prize for Economics is Amartya Sen. So the correct answer for 10th is going to be B.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज। सो अब मैं आपसे इकोनॉमिक्स नहीं, नोबेल प्राइज के विनर का पूछ रहा हूं, सबसे पहला नोबेल प्राइज जीता था। सो वी नो इट वाज रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए पहला 1930 के अंदर में ही पहला नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। सो 11th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिक्स वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर देयर वर्क ऑन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज आपके जो दो नोबेल प्राइज विनर हैं इंडिया के, एक को डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मिला और एक को वेलफेयर इकोनॉमिक्स में मिला है। सो यू शुड नो कि इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इट वाज अवॉर्डेड टू अभिजीत बैनर्जी, इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स इट वाज अवॉर्डेड टू अमर्त्य सेन। सो द करेक्ट आंसर फॉर 12th इज गोइंग टू बी बी, अभिजीत बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। सो रिटेल इन्फ्लेशन को हम जिस पर्टिकुलर इंडेक्स से मेजर करते हैं उसके ही नाम पे इस रिटेल इन्फ्लेशन को भी हम जानते हैं, और रिटेल इन्फ्लेशन आपके इंडिया में मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो इसलिए रिटेल इन्फ्लेशन को हम सीपीआई इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर 13th इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई यूजेस व्हिच बेस ईयर फॉर देयर कैलकुलेशन इंडिया। सो बेस ईयर वो ईयर होता है, वो बेंचमार्क ईयर होता है जिसके कंपैरिजन में आप आज का इन्फ्लेशन या कोई भी जो मैट्रिक्स आप चेक करना चाहते हो उसको क्रॉस चेक करते हो। सो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर जो हम यूज कर रहे हैं करंटली वो है 2012। सो करेक्ट आंसर ऑफ 14th इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। सीपीआई इंडेक्स जिससे हम रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, कौन सी बॉडी आउट ऑफ दिस 4 जो रिस्पॉन्सिबल है इसको कैलकुलेट करने के लिए या इसको पब्लिश करने के लिए। सो वी नो दिस दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो आपकी स्टैब्लिश करी गई थी 2019 के अंदर में, एंड इट्स अ बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MOSPI। सो द करेक्ट आंसर फॉर 15th इज अगेन गोइंग टू बी सी, NSO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट टू स्ट्राइक इन इंडिया इज अ। सो अगेन अगर आपको ट्रेड यूनियन, आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू स्ट्राइक एक्सेट्रा को अच्छे से समझना है, सो प्लीज गो थ्रू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस जहां हमने डिस्कस करा है, एंड देयर वी हैव डिस्कस दिस कैटेगरिकली कि राइट टू स्ट्राइक जो इंडिया में है, ना तो वो एक फंडामेंटल राइट है ना ही वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में प्रोवाइडेड है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, a very good question, US peacekeepers are commonly referred to as which of the following। UN peacekeeper जो हैं, जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम और किस नाम से जानते हैं। आर दे नोन एज रेड क्रॉस वर्कर्स, दे आर नोन एज ब्लू हेलमेट्स, व्हाइट बैरेट्स और ग्रीन हेलमेट्स। सो दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लू हेलमेट्स बिकॉज वो लाइट ब्लू कलर के हेलमेट्स को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। सो इसीलिए यूएन पीस कीपर्स को हम ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच यूएन बॉडी ऑथराइजेज यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन ऑथराइज करने के लिए कौन सी यूएन बॉडी के पास में पावर है, कौन सी बॉडी इस टाइप से इंपावर्ड है। तो आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, या इट इज यूएन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वी नो दिस दैट द ओनली अथॉरिटी जो एक यूएन पीस कीपिंग मिशन को ऑथराइज कर सकती है, इट इज योर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो इफ यू नो एनीथिंग अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। स्पेसिफिकली यू कैन लेट मी नो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं। ओके, टोटल कितने मेंबर्स होते हैं वो बताना है। 18 का आंसर सी था। 19 पे आते हैं, द रोम स्टैट्यूट अडॉप्टेड इन 1998 इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क। रोम स्टैट्यूट जो 98 में अडॉप्ट किया गया था, ये किस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। इज इट वर्ल्ड ट्रेड लॉ, इज इट ICC, इज इट WHO और इज इट रिलेटेड टू UNDP। वी नो दिस कि रोम स्टैट्यूट जो 98 में आया था उसके बेसिस पे हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को क्रिएट करा है। सो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। Next, the last question is, who is the youngest person to summit all 14 of the world's 8,000 meter peaks? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए एंड द करेक्ट आंसर इज बी, नीमा रिंजी शेरपा, जो यंगेस्ट पर्सन बने हैं जिन्होंने जो 14 वर्ल्ड की 8,000 मीटर प्लस पीक्स हैं, ऐसी 14 ही पीक्स हैं जिनकी जो हाइट है वो 8,000 मीटर से ज्यादा है, और नीमा रिंजी शेरपा जो है वो यंगेस्ट पर्सन बने हैं जिन्होंने सारे 14 पीक्स को यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है। Okay, student, with this we are done with the 20 GK questions. If you have any doubts, if you have any feedback, you can mention it in the comment box. हम ट्राई करेंगे कि आपके जो भी कमेंट्स हैं, फीडबैक्स हैं, उनको हम इंप्लीमेंट करें। Okay, so that's it from my side. Thank you and have a very nice day.